नमस्ते गाइस, वीकली रिवीजन एनालिसिस में स्वागत है आपका। इसमें हम जो पूरे हफ्ते में द हिंदू के न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखा है, जिसमें करंट अफेयर से स्टैटिक को लिंक किया है, तो उसका पूरा जो है एक रिवीजन वीडियो है ये। तो जिसने 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 वो वीडियो नहीं देखा है या फिर अखबार नहीं पढ़ पाए हैं पूरे वीक में, तो उनके लिए ये कारगर होगा वीडियो। और इसमें जो है टॉपिक्स जो हैं वो सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, यूपीएससी लिखा है बट यूपीएससी के अलावा अदर एग्जाम जो है, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन और एसएससी एग्जामिनेशन, उनके लिए भी उपयोगी है। तो देखिए इसको। This is presented by me. I've cleared written examination of National Defense Academy, Combined Defense Services, Air Force Common Admission Test, Intelligence Bureau, and also appeared in Service Selection Board 7 times. Currently preparing for UPSC CSC, and along with I also gave examination of certain state PSC examination. So I have a wide experience of handling all these exams. So starting with पहला टॉपिक है पॉलिटी। सो पॉलिटी में क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं पूरे वीक में। एक तो गैम्बलिंग न्यूज में रहा है। गैम्बलिंग में क्या न्यूज में था क्या नहीं, ये है जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। गैम्बलिंग जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इट्स कम्स अंडर स्टेट, इसलिए हर स्टेट में जो है अलग अलग इसके कानून मिलेंगे। अभी पूरा वीक जो है, ये पूरा वीक अगर एक किसी टॉपिक को समराइज करना हो कि कौन सा टॉपिक पूरे वीक में जो है न्यूज़पेपर में आया है, तो वो था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा, जिसमें 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया था। और ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नीट काउंसलिंग के लिए जो है कुछ विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो वो जानना इंपॉर्टेंट है कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट से जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और आर्टिकल 1516 में संशोधन करके। साथ में इंदिरा सानी जजमेंट, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, इट इज नॉट SAWHNEY बट सानी, इट इज सानी, SAWNENI। इंदिरा सानी जजमेंट विच केम इन 1993 और 1994, जिसमें जो है 50% रिजर्वेशन की कैप लिमिट लगाई गई थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिक्लेयर किया था कि इकोनॉमिक वीकर जो है, इकोनॉमी जो है, कैन नॉट बी क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट था। और साथ में ओबीसी क्रीमी लेयर जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जैसा सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो सिर्फ लास्ट ईयर की ही इनकम को देखा जाएगा, जबकि ओबीसी में जो है वो 3 साल की एवरेज को देखा जाएगा। और साथ में ओबीसी में जो क्रीमी लेयर का कोटा डिसाइड करने के लिए उसमें एग्रीकल्चर इनकम और ट्रेडिशनल आर्टिजन इनकम है, उसमें वो चीज का इनकम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। साथ में अगर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उसका काउंट, वो काउंट नहीं होगा, ओबीसी में काउंट होगा। और साथ में ओबीसी से रिलेटेड जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 102nd अमेंडमेंट में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था। साथ में 106th अमेंडमेंट अभी जो लेटेस्ट हुआ है, इससे जो स्टेट की पावर छीन ली गई थी कि अलग से ओबीसी ओबीसी जातियों की लिस्ट निकालने की, उसको रीइंस्टेट कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में एक मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल है, जिसमें पहले जो है उसको लिमिट को एक्सटेंड किया गया है कि कितने वीक्स तक जो है वो अबॉर्शन किया जा सकता है। तो 20 वीक्स, अब अगर 20 वीक्स तक का अबॉर्शन करना है तो एक डॉक्टर की ओपिनियन चल जाएगी। और 20 से 24 वीक का के बीच में करना है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होगी। 24 वीक्स के बाद जो है वो सर्टेन स्पेशल केसेस में ही अलाउ होगा, एंड दैट टू जुडिशरी अलाउ करेगी। तो 24 वीक्स के बाद जो है वो इस एक्ट के द्वारा जो है वो अलाउ नहीं है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप में सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, जाहिर सी बात है, जो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकुलर वर्ड को लिखा गया था 42वें संशोधन के दौरान, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ कोर्स 25 से 28 जो है वो पार्ट 3 जो है हमारा फंडामेंटल राइट, उसका एक पार्ट है। और साथ में सेकुलर वर्ड जो ऐड किया गया था वो 1973 में केशवनंद भारती जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है तो प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है, इसलिए उसको ऐड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। साथ में फॉरेन एक्सचेंज, ईडी बहुत न्यूज में आया था इस वीक में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो ईडी से रिलेटेड दो एक्ट हैं, एक तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये दोनों जो है ईडी हैंडल करता है, और ईडी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। और सीबीआई जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है जानना। और ट्राइब्यूनल न्यूज में है, ट्राइब्यूनल के रिगार्डिंग जो है 323A एंड 323B, उसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जो कि 323A सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइब्यूनल की बात करता है, और अदर ट्राइब्यूनल जो है वो 323B के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के लिए जो एक्ट लाया गया था वो 323B उसकी परमिशन देता है, एंड अदर जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ऑल दीज ट्रिब्यूनल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 323B। और इसको ट्राइब्यूनल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, जिसके अंदर ट्राइब्यूनल जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है,
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी इसमें। साथ में एक्सपेंडिचर लिमिट लोकसभा और असेंबली कैंडिडेट के लिए बढ़ाई गई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है कि हर एक स्टेट के लिए स्पेंडिंग लिमिट सेम नहीं है, इवन फॉर असेंबली पॉल्स एंड फॉर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑल्सो। ये अलग अलग स्टेट में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग वेरी करती है ये। साथ में बढ़ाने का रीजन दिया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्टर्स इंक्रीज हुए हैं, और साथ में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, वन ऑफ द ये भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में आया है। साथ में और फिर इकोनॉमी सेक्शन में क्या क्या चीजें न्यूज में रही। डबलिंग फार्मर्स इनकम 2022 में इसकी डेट पूरी हो रही है, जो अशोक दलवाई कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने नया आया है कि ऑफलाइन पेमेंट जो है वो अलाउ कर दी है एप्लीकेशन के द्वारा, और ऑफलाइन भी पेमेंट लेगा, लेकिन उसकी कुछ लिमिट है, शायद 200 रुपये या कुछ है। बट ऑफलाइन पेमेंट भी अब अलाउ होगी, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट अलाउ करेंगी। सो इंडियाज एक्सपोर्ट इज ऑल्सो राइजिंग, सो उसके लिए दो स्कीम लाई गई थी। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम, जो कि डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को सर्टिफाई नहीं करती थी, तो उसको हटा के रॉड टैप स्कीम लाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिकवरी शेप्स आज ही इकोनॉमिक रिकवरी शेप, जैसे यू शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, दिस ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो कि एक इंडेक्स है, 50% से ज्यादा है अगर तो वो इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है, 50% से कम है तो वो कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया था फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में इंडियन करेंसी बॉन्ड्स भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मसाला बॉन्ड्स, और जो मसाला बॉन्ड गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें जो है 2.5% का इंटरेस्ट दिया जाता है, और 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। मैच्योरिटी के बाद जो है वो उस टाइम 8 साल के बाद जो गोल्ड का रेट होगा वो उतना पैसा वापस कर दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या करते हैं, उल्टा करते हैं कि रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर जो है ड्यूटी लगा देते हैं, और फिनिश्ड प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर जो है ड्यूटी हटा देते हैं। इससे क्या नेगेटिवली इफेक्ट होता है कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर एक एडवलरम एंड स्पेसिफिक टैक्स, न्यूज में था। एडवलरम मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस पे लगता है, स्पेसिफिक टैक्स मतलब जो कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी पे लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि सिगरेट की जो फिल्टर की लेंथ होती है उसके ऊपर लगाया जाता है, तो स्पेसिफिक टैक्स हो गया वो। और उसके बाद फिर जीडीपी जीवीए क्या होती है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जीडीपी जो है अभी आज ही या कल में रिपोर्ट की गई है कि $3.1 ट्रिलियन हो चुकी है, और 2030 तक जो है उम्मीद है कि ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बन जाएगी, विद अराउंड 8 और $8.5 ट्रिलियन। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ 5R करके प्रिंसिपल दिया गया है, जो कि केरला के पिनरे विजन ने दिया था, कि रेस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट, reduced regulatory compliances burden, robust industrial infrastructure, renewed logistic ecosystem and resilient thrust sector, ये this is important to know। और स्विफ्ट एक सिंगल विंडो इंटरफेरेंस फॉर फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट क्लियरेंस। स्विफ्ट एक और चीज जो है वो 2 साल पहले न्यूज में आई थी, उसका था कि स्विफ्ट द, मतलब इसका मीनिंग था द सोसाइटी फॉर, ऑफकोर्स एस से शुरू होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है न्यूज में ये जानना। और साथ में इंडिया टू सरपास जापान बाय इन नॉमिनल जीडीपी बाय 2030, ये कल परसों की न्यूज है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में हिस्ट्री में कुछ चीजें न्यूज में आई थी, जैसे सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था बीते सप्ताह में, तो शी इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ऑल्सो द फेमिनिज्म रिगार्डेड एज द मॉडर्न फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया। एंड ज्योतिबा फुले वॉज हिज ज्योतिबा फुले जो थे वो इनके पति थे। और ज्योतिबा फुले ने कुछ स्पेशल किताब, ज्योतिबा फुले की एक बुक है गुलामगिरी, बहुत फेमस है, और मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना इंपॉर्टेंट है। उसमें सेंसस बहुत न्यूज में रह रहा है। सेंसस जानते हैं, 1872 में लॉर्ड मायो के अंडर में पहली बार हुआ था, जिसमें हेड काउंटिंग की गई थी। 1881 से जो है ऑफिशियली जो है रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, अंडर लॉर्ड रिपन इट वॉज स्टार्टेड। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना, हर 10 साल के बाद होता है, और सब कुछ डेटा इसमें मिलता है। इसमें रामकृष्ण मिशन, एक रामकृष्ण मिशन है जो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। इसका कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से जो है कुछ रिलेशन, अभी लाइसेंस को लेके कुछ इशू था, तो ये जानना हमें इंपॉर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन जो है वो क्या है। 1897 में बनाया गया था, एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। उनका असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, और उनके एक भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त, जो कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में इनके जो गुरु थे जिनके नाम पे रामकृष्ण मिशन बनाया गया था, वो थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, और वो
दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो वेस्ट बंगाल में है, उसके प्रीस्ट थे, और उनको एज अ प्रीस्ट किसने अपॉइंट किया था? रानी रासमोनी ने अपॉइंट किया था। रानी रासमोनी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बंगाल की हिस्ट्री में। इनका योगदान है काफी। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल बनवाया इन्होंने था, और साथ में जो है अपॉइंटमेंट इन्होंने करी थी, और भी कुछ चीजें हैं इनके बारे में पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर गंगा सागर मेला, ये भी एक कलकत्ता में होता है, एक सागर आइलैंड है वहां पे होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कल्चरल इंपॉर्टेंस ये है कि सेकंड बिगेस्ट गैदरिंग है कुंभ के बाद। और कुंभ की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में है। साथ में वैदिक चैंटिंग जो था वो पहला भारत से था इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में जाने वाला। फिर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो वेस्टर्न टॉपिक है साइक्लोन, इसको हम अलग से कवर कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में, उसको देखिए। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली जो मेडिटेरेनियन सी से आने वाली हवाएं होती हैं, जो साइक्लोन होता है जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिश होती है सर्दियों के मौसम में, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। डीटीसी को पहली बार इलेक्ट्रिक बस मिली है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। और रबी सीजन में, ऐसा पैडी जानते हैं कि वो खरीफ क्रॉप है, बट रबी सीजन में भी होता है, जहाँ पे कोस्टल एरियाज में जहाँ पे फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। रबी में भी फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है पैडी के लिए, तो कोस्टल एरियाज में रबी में भी पैडी उगाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। फिर टाइप्स ऑफ कोल, कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कोल इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों कोल प्रोड्यूसिंग नेशन जो है हमेशा इक्वेटर के पास नहीं रहते हैं, इक्वेटर से दूर ही रहते हैं करंट करंट पोजीशन में। तो उसके लिए एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे अलग वीडियो है, वो भी देखिए चैनल के उसमें लिस्ट में मिल जाएगा, सिटी कॉन्सेप्ट करके प्लेलिस्ट है, उसका वो इम्पोर्टेंट है। साथ में दो नए प्लांट स्पीशीज को खोजा गया है। ये है फिम्ब्रिस्टिल, काफी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन भी है इसकी, फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली एंड नियनोटिस प्रभुई। दो न्यू स्पीशीज खोजा गया वेस्टर्न घाट से। और एक और इम्पोर्टेंट, 2 साल पहले कुछ एक आरोग्य पक्ष नाम का प्लांट है जिसकी जेनेटिक को डिकोड किया गया था, और मिरेकल प्लांट बोलते हैं इसको, जो कि कानी ट्राइब से रिलेटेड है वेस्टर्न घाट में। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये फटीग को काउंटर करने के लिए ये इसका यूज करती हैं ये कानी ट्राइब। साथ में काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज में था, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे है, एंड पोबिटोरा इज ऑल्सो रिलेटेड इसी से, वन हॉर्न राइनो से, जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन तो नहीं है बट हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न राइनो की, पोबितोरा नेशनल पार्क में पाई जाती है, वो भी वहाँ असम में ही है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली नेशनल पार्क नहीं है। फिर ब्रैकिश लेक क्या होती है, फ्रेश लेक क्या होती है, सलाइन लेक क्या होती है, वाटर बॉडी बेसिकली। तो एक होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो 5 पार्ट्स पर मिलियन अगर सॉल्ट कहीं डिजोल्व है या उससे कम डिजोल्व है तो वो फ्रेश की कैटेगरी में आएगा। 5 to 35 तक ब्रैकिश, और 35 से ऊपर सलाइन लेक। साथ में रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड को बचाने के लिए 1971 में साइन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अराउंड 46 और 47 रामसर साइट्स हैं करंटली। और साथ में लेगून लेक क्या होता है, लेगून लेक जो समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे जो लेक्स बन जाती हैं, जो खारे पानी की लेक होती हैं, वो लेगून लेक कहलाती हैं। जैसे चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है, दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं लेगून लेक में। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन चिलिका जो है सबसे बड़ी लेगून लेक है भारत में। पहले ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का पार्ट था। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड एक रामसर कन्वेंशन के अंडर ही एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जो कि ऐसे रामसर कन्वेंशन, ऐसे रामसर साइट, ऐसे वेटलैंड जो बहुत डेंजर में है, जिनको बचाना अति आवश्यक है, बहुत मतलब आवश्यक रूप से उसको बचाना इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। और ऐसे जो खतरे में है उनको मॉनिटरी रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो पहले चिल्का लेक भी था, लेकिन करंटली अभी सिर्फ दो हैं, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का और लोकटक लेक मणिपुर का। तो लोकटक लेक और एक और चीज के लिए फेमस है कि भारत का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ, वो भी लोकटक लेक में लोकेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर एलिफेंट रिजर्व्स न्यूज में थे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है केरला में है, और एक देही पटकी एलिफेंट रिजर्व था जिसको हाल ही में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है असम में। सस्टेनेबल फार्मिंग पे एक आर्टिकल था। सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होती है? ऐसी फार्मिंग जो सस्टेन हो जाए, मतलब आने वाली पीढ़ियों तक भी चले, विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। सो दैट इज नोन एज सस्टेनेबल फार्मिंग। मतलब इकोनॉमी वाइज भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, एनवायरनमेंट वाइज भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, सस्टेनेबल हो हर लिहाज से, उसको कहते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। जैसे इसका एग्जांपल था एक पर्मा कल्चर, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो सिक्किम जो है पहला स्टेट था जो फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट बन गया था। और नाउ
मध्य प्रदेश जो है उसका लार्जेस्ट एरिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में। तो नेट जीरो जो भारत का टारगेट है 2070 तक का, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज में आया है। और एफोरेस्टेशन और लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है, और रेड इनिशिएटिव एंड रेड प्लस इनिशिएटिव, ये दो इंपॉर्टेंट है लोकल कम्युनिटीज के इन्वॉल्वमेंट के लिए, एफोरेस्टेशन बचाने के लिए और जंगलों को बचाने के लिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, रेड एंड रेड प्लस इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट देखना चाहिए इसको। फिर 1988 में एक फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी भारत में, जिसमें ये टारगेट लिया गया था कि देश का जो है 1/3 33% ऑफ द लैंड एरिया वो जंगल होने चाहिए। तो उसके टारगेट के थोड़ा नजदीक पहुंचे हैं। उस समय 21% था, अभी 24% है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट गुड न्यूज इज बढ़ रहा है। फिर प्योर करंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेगासुस जैसे हम जानते हैं कि स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है? एक टाइप ऑफ मालवेयर होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। बुल्ली बाई ऐप सबने सुना होगा। ये क्यों न्यूज में है ये पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको दिखना जरूरी है। युवा स्कीम दिल्ली पुलिस ने लॉन्च की थी। युवा स्कीम किसके लिए? जो ऐसे जो जुवेनाइल हैं, ऐसे बच्चे हैं जो गलत रास्तों में भटक गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है वो युवा स्कीम लॉन्च की है दिल्ली पुलिस ने, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम मातृ वंदना योजना, ये मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु मृत्यु दर को रिड्यूस करने के लिए जो है ये चलाया गया था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि हर 1 लाख में से कितनी माताएं बच्चों को जन्म देते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो होता है। अभी फिलहाल भारत में 113 के अराउंड है। तो ऐसे लोगों को जो लैक्टेटिंग है या प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर मंथ है, डोंट नो, बट 5,000 रुपए, एंड दैट टू ओनली फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, नॉट फॉर सेकंड चाइल्ड। तो ये नेशनल लेवल पे स्कीम है। और स्टेट लेवल, कुछ स्टेट लेवल भी स्टेट भी कुछ इसी लेवल की स्कीम चलाती हैं, जैसे उड़ीसा ममता स्कीम, तेलंगाना में केसीआर किट, तमिलनाडु में डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी मैटरनिटी बेनिफिट। और सेम इसी तरह से जो पीएम किसान स्कीम है, वो भी एक नेशनल लेवल पे है, लेकिन उड़ीसा ने अपना अलग कालिया स्कीम चला रखा है, सेम उसी तरीके का। और तेलंगाना का भी एक रायतू बंधु स्कीम है, जिसे यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में इसरो के मिशन जो है 2022 में कौन कौन से मिशन होने वाले हैं? गगनयान मिशन का जो है वो अनमैन्ड टेस्टिंग होगी। चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। आदित्य L1, ये सोलर मिशन है भारत का पहला। और L1 क्या है? लेग्रेंजे पॉइंट है, जहाँ पे लेग्रेंजे पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे धरती और सूरज की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, वो लेग्रेंजे पॉइंट होता है। साथ में एक्सपो सेट, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ये भी इसरो लॉन्च करेगा। IRNSS हालांकि लॉन्च हो चुका है, बट इसमें कुछ अपडेशन होगा शायद इसमें इस साल, वो इम्पोर्टेंट है। और साथ में नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रिडार, ये एक नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है। उसमें एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो इसरो प्रोवाइड करेगा इस मिशन के लिए। 2024 के लिए कुछ मिशन भी लिस्ट में है, जैसे शुक्रयान मिशन है, एक दिशा है जो ट्विन एरोनॉमी सैटेलाइट मिशन है, और तृष्णा मिशन है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में पीएम की सिक्योरिटी को लेके जो है चीजें न्यूज में रही हैं। जो एसपीजी कमांडो होते हैं वो सिक्योरिटी के लिए फेमस देते हैं पीएम को। और फिलहाल ये सिर्फ 4 लोगों को देते हैं, करंट पीएम और फॉर्मर पीएम एंड द immediate family member of the former and current PM. तो फिलहाल ओनली 4 people are eligible for this SPG commando security। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को रेज किया गया था 1986 में टू काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए। तो ये दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड यू शुड स्टडी सम इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एज वेल। कंसुलेट और एम्बेसी में क्या फर्क होता है? अच्छा, एम्बेसी जो है एक जो मेन एम्बेसी बिल्डिंग होती है वो कैपिटल में होती है, और उसकी एक ब्रांच टाइप की जो बोलते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में होती है, उसे कंसुलेट बोला जाता है। पॉश एक्ट न्यूज में था वो, रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट। तो विशाखा गाइडलाइंस इसके लिए ज्यादा फेमस है, विशाखा गाइडलाइंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान में अनरेस्ट है, तो उसकी वजह से जो यूरेनियम प्रोड्यूसिंग नेशन इन न्यूज में है, हाईएस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग नेशन कजाकिस्तान है फर्स्ट पे। अराउंड 2/3, नॉट 2/3 बट अराउंड 40% और 45% प्रोडक्शन जो कजाकिस्तान से होता है। ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे, कनाडा थर्ड नंबर पे। हैदराबाद में पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है। और इसके साथ ये जानना इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रॉक्स, जैसे धारवाड़ रॉक्स हैं, एक्लियन रॉक्स हैं, आर्यन रॉक्स हैं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रॉक्स। फिर ड्रोन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज में आई है कि ड्रोन का क्या यूज हो सकता है, लाइक डिफेंस में, मेडिकल फैसिलिटीज में, और सर्विलांस में, ऑल
एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत यूज है इसके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वेट के बेसिस पे, तो मिनी, माइक्रो, ऑल दीज थिंग्स। फिर HAL न्यूज में रहा है कि एक जेट ट्रेनर बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और HAL एक तेजस विमान बना रहा है जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। साथ में कावेरी इंजन यूज हो रहा है उसमें, तेजस में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हाइपरसोनिक मिसाइल, अभी नॉर्थ कोरिया ने अपना एक हाइपर तथा कथित सो कॉल्ड हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज भी अभी कोशिश करें बनाने की, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने दावा किया कि उन्होंने टेस्ट किया है। तो फिलहाल ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि किन किन देशों के पास फिलहाल है, और कौन कौन सा देश जो है अपना प्रोग्राम चला रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल का। हाइपरसोनिक मिसाइल बेसिकली वो हैं जो जिनकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है। मैक इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो जिरकॉन और एवनगार्ड, ये दो मिसाइल हैं रशिया के पास फिलहाल अभी। साथ में NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये न्यूज में रहा है जो इंडिया ने साइन नहीं किया है। ये जिन लोगों ने साइन किया बेसिकली ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को मिनिमाइज करेंगे, और उसका न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज पीसफुल पर्पसेस के लिए किया जाएगा। फिर एक समानवी, समवन हु हैज वोन द MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड फॉर द वॉइस ऑफ द ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा इफेक्ट हो जाएगा स्टेट PSC एग्जामिनेशन के लिए। फिर कुछ मैप लोकेशन जो न्यूज में रही वो देखते हैं, ज्यादा नहीं है इस वीक में। गलवान वैली न्यूज में रहा है, ऑफ कोर्स कुछ एक्टर्स को यूज करके जो है चाइनीज आर्मी ने टिकटॉक बनाया था वहां पे एक, तो ये इंपॉर्टेंट है। दौलत दारबुक्शोक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है। पैंगोंग सो लेक न्यूज में रहा है, और इसकी लोकेशन देखना है कि ये दो देशों के बीच में फैला हुआ है। तो सेंट्रल एशियन नेशंस न्यूज में रहा है, क्यों, दो वजह से, कजाकिस्तान की वजह से, और दूसरा दूसरा जो है सेंट्रल एशियन नेशन जो है वो हमारे 26 जनवरी के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट भी हैं। तो देखना होगा कि क्या वो प्रोग्राम कंटिन्यू हो पाता है, क्योंकि दो रीजन है, ओमिक्रॉन का की वजह से थर्ड वेव भी आ रही है, और दूसरा वहाँ पे खुद अनरेस्ट चल रहा है सेंट्रल एशियन नेशन में। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, बट मैप लोकेशन में देखना इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल एशियन नेशन कहाँ पड़ते हैं, और ये सारे लैंडलॉक्ड हैं पहली बात। और कुछ डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज होती हैं, वो डबली लैंडलॉक्ड मतलब वो कंट्रीज जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री से घिरी हुई हैं, मतलब उनको अगर समुद्र का एक्सेस चाहिए तो उनको दो देशों को पार करना पड़ेगा, तो वो होते हैं डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। और साथ में एक चीज और है कि दो ही देश हैं दुनिया में जो डबली लैंडलॉक्ड है, एक है उज्बेकिस्तान और एक है लैंकेस्टीन, जो कि यूरोप में पड़ता है, तो उसकी लोकेशन देखना भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीक, सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। So we will meet again next week for another weekly revision video. Till then, keep revising, keep studying, and subscribe the channel.